जी हाँ, आपने टाइटल पर सही पढ़ा। इराक और सीरिया में अमेरिका कमज़ोर पड़ गया है। इराक और सीरिया में ईरानी संगठन अलग अलग बहुत सारे मौजूद हैं जो कि अमेरिका और सीरिया में मौजूद इराक के बेस को लगातार हमला करके निशाना बनाते हैं। 7 अक्टूबर से जो खेल शुरू हुआ है, इसमें सीरिया और इराक में निशाने पर हमेशा से अमेरिका की फौज रही। इतनी हालत अमेरिका की ख़राब हो गई कि इराक की सरकार ने मौके पर चौका मारते हुए सीधा बोल दिया कि हमारे देश से अमेरिकी फ़ौज को पीछे हटना होगा। बाइडन अकड़ में था तो बाइडन ने बोला कि नहीं निकलेंगे, लेकिन फिर एक बार जब इराक के अलग अलग बेस पर अमेरिका के ठिकानों पर हमले होना शुरू हुए तो अब सिट्टी पिट्टी बाइडन की गुम हुई और अमेरिका की सरकार तैयार हो गई है कि इराक से हम अपने कुछ सैनिक वापस बुलाना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह है, अब इससे बड़ी खबर यह है कि सीरिया के अंदर अमेरिका की जितनी फौज है वो सब पीछे हट जाएगी, अमेरिका वापस जाएगी। इससे बड़ी खबर इस रिपोर्ट में मैं आपको दे नहीं सकता। आपको बता दूं कि बशर अल असद जो सीरिया की सरकार है वो अमेरिका को किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करता, पूरी तरह से ईरान का साथी है। इराक की जो गवर्नमेंट है वो अमेरिका को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है और ईरान की ज़्यादा साथी नहीं है। इस वजह से सीरिया से तो पूरी तरह से अमेरिकी सैनिक निकल जाएंगे, ऐसा अमेरिका ने क्लियर कट कह दिया है। तो यानी सीरिया और इराक में अमेरिका की फौज पस्त पड़ गई है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि इराक में सिर्फ अमेरिका नहीं, कई देशों की फौज मौजूद है जो अमेरिका के सहयोगी हैं। ऐसे ही स्पेन की फौज मौजूद है इराक में। स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ कह दिया है कि जब भी इराक चाहेगा हमारी फौज वहां से निकल जाएगी। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका को दस्त लगवाने वाला ईरान के अलावा कोई दूसरा देश नहीं है, क्योंकि आपकी फुल स्क्रीन पर यह रिपोर्ट रखकर बताना और साबित करना चाहूँगा कि अमेरिका ने खुद जांच करके बताया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल, इस अखबार को पूरी दुनिया जानती और मानती है, अमेरिका के सबसे बड़े अखबारों का ये अखबार है। ईरान की मिलिट्री ये दावा करता है कि ईरान की मिलिट्री टेक्नोलॉजी और एडवाइज़र जो हैं यमन के हुथीज़ को डायरेक्ट मदद कर रहे हैं लाल सागर में। अमेरिका ने यह भी बताया इन्वेस्टिगेशन के साथ कि ईरान ने ख़तरनाक मिसाइल के कंपोनेंट और ड्रोन जैमर हुथीस को दिए हैं, जो यमन को काफ़ी मजबूत कर चुके हैं और लाल सागर में ईरान ही हुथीस के पीछे है। अमेरिका में ज्यूस रिपब्लिकन ग्रुप, यानी जो यहूदियों का संगठन है, ग्रुप है जो वहाँ सरकार में है अमेरिका की, उन्होंने मिलकर बाइडन की निंदा की है, बाइडन का विरोध किया है। खिलाफ बयानबाजी करते हुए उन्होंने कहा कि बाइडन 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात क्यों कर रहे हैं, ये तो वक्त आ गया है खुल्लम खुल्ला इजराइल का साथ देने का। खुदा की कसम, ईरान की एक एक बात सही साबित हो रही है। ईरान ने कहा था कि इजराइल का साथी सबसे बड़ा अमेरिका है और जो जेनोसाइड गज्जा में हो रहा है इसके पीछे इजराइल डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट है अमेरिका। अभी कुछ दिन पहले तक अमेरिका ने इजराइल से कहा कि ज़्यादा ख़तरनाक हमले मत करो, इंटेंसिटी वाले हमले मत करो, लेकिन अब अमेरिका के वाइट हाउस ने कहा है, बयान दिखा रहा हूँ, बयान में साफ लिखा है कि वाइट हाउस कह रहा है कि नो इंटेंसिटी अटैक का मतलब ये नहीं है कि गज़ा में कोई सिविलियन नहीं मारा जाएगा। जी हाँ, ये है अमेरिका की हकीकत कि वो चाहता है, मानता है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा गाज़ा के आम लोग, बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। बरतानिया का एक ITV नाम का चैनल है, ये देखिए, उसने इजराइल का पता नहीं गलती से या प्लान करके बड़ा कांड दिखा दिया कि सफ़ेद झंडा लिए हुए निहत्थे फ़िलिस्तीनी जा रहे थे, इजराइल की सेना ने उन पर गोलीबारी की, उनके पास बम दागा और एक व्यक्ति इनके साथ ही मारे गए। कुछ मैं सीन काट रहा हूँ क्योंकि आपत्तिजनक हो जाएगा और ये वीडियो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद जब इस बरतानिया के चैनल ने इजराइल का वॉर क्राइम दिखा दिया तो इजराइल ने निंदा करते हुए कहा कि बरतानिया का ये ITV
हमास का सपोर्ट कर रहा है और इसको काट छाट कर एडिट करके दिखाया गया है। उधर बिन पेंदे के उधर सऊदी अरब की सरकार ने कहा है कि बिना फिलिस्तीन स्टेट के कोई बातचीत नहीं और इजराइल जो कत्लेआम कर रहा है ये उसका कोई सेल्फ डिफेंस नहीं। इजराइल और अमेरिका की और बुरी हालत होने वाली है। हुथीस के नक्शे कदम पर चलते हुए इराक के एक नेवी ग्रुप ने ऐलान किया है, हम अपने समुद्री इलाके में अमेरिका और इजराइल के जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। इजराइल की ज़बानी बोलते हुए फिलिस्तीन अथॉरिटी ने कहा कि हमास फिलिस्तीन अथॉरिटी का हिस्सा बन सकता है, हमारा साथी बन सकता है अगर हमास इजराइल को मान्यता दे दे और अपनी मिलिट्री गिरा दे, हथियार डाल दे। अमेरिका में फिलिस्तीनियों की बड़ी जीत दर्ज हुई है। कैसे, मैं बताता हूं। अमेरिका में भारी मात्रा में यहूदियों का पूरा एक जत्था रहता है। इसी तरह से फिलिस्तीनी बहुत सारे अमेरिका में रहते हैं। 7 अक्टूबर के बाद बहुत सारे प्रो फिलिस्तीनियों ने और कुछ फिलिस्तीनी संगठनों ने अमेरिका में रहते हुए फिलिस्तीन को सपोर्ट किया, इजराइल का विरोध किया, जिसका फ़ायदा उठाते हुए वहीं के रहने वाले यहूदी संगठनों ने फिलिस्तीनियों के बड़े बड़े संस्थाओं और ग्रुप पर केस दर्ज कर दिया, ये कहते हुए कि ये हमास आतंकवादी का सपोर्ट कर रहे हैं। जब ये पूरा लॉ सूट फाइल किया गया अमेरिकी कोर्ट में तो उसमें सुनवाई के पहले ही दिन अमेरिका की कोर्ट ने इजराइलियों की उस केस को रिजेक्ट कर दिया। जी हाँ, कह दिया कि ये सिर्फ इल्ज़ाम है, विरोध प्रदर्शन तो कोई भी कर सकता है, इंसानियत की बात कोई भी कर सकता है। ये कहते हुए बहरहाल यहूदियों के केस को डिसमिस कर दिया, जिससे अमेरिकी फिलिस्तीनियों की बड़ी जीत हो गई। उधर 210 अमेरिकी बड़े नेताओं ने यानी लॉ मेकर्स ने साउथ अफ्रीका को ही लपेट लिया। कह दिया कि ये खुद अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में जो इजराइल के खिलाफ साउथ अफ्रीका बोल रहा है, ये खुद हमास को पैसे देता था। यानी इजराइल के सपोर्ट में बड़े बड़े देश, बड़े बड़े नेता पगला गए हैं। वहीं मेरे दोस्तों, अमेरिका और इजराइल का कैंपेन अमेरिका के अंदर कामयाब हो गया। अब अमेरिका के अंदर 67% लोग इजराइल के सपोर्ट में हैं और 67% लोगों का ये कहना है कि सीज फायर तो हो मगर हमास के ख़त्म होने के बाद। उधर अल्जीरिया ने यूनाइटेड नेशन से कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाए और उसमें ये मांग की जाए और बताया जाए कि इजराइल को जहां जहां इजराइल ने कब्जा किया है उस जगहों को छोड़ना पड़ेगा। बरतानिया के टीवी चैनल ने बताया है कि बरतानिया के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजराइल को वॉर क्रिमिनल कहने से इनकार कर दिया है। यानी बरतानिया पूरे कत्लेआम के बाद भी 14 से 15 हज़ार बच्चों के मारे जाने के बाद भी ये नहीं कहना चाहता कि इजराइल ने कोई वॉर क्राइम किया है। इजराइल के आतंक की इंतहा ये देखिए कि फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाकों में जो यहूदी रहते हैं, सेटलर्स रहते हैं, इजराइल के सरकार उन आम लोगों को एंटी टैंक वेपन देगा, यानी टैंक को तबाह करने वाला हथियार आम यहूदियों को पकड़ाएगा। अब इसका इस्तेमाल करके फिलिस्तीनियों का क्या ही कत्लेआम वो सेटलर्स करेंगे, मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दोस्तों, यूएई कितना गंदा है, ये सूअर की नस्ल कितनी गंदी है आप समझिए। ये जो होती है ना नाजायज़ औलाद होती है, इधर उधर मुंह मार के बच्चा पैदा हो जाता है फिर उससे एक नस्ल निकलती है, ये यूएई की वो सरकार है जो भी है। इसका फैसला सुनिए, यमन के हुथीस से लड़ने के लिए वो अल-कायदा का इस्तेमाल करेगा, यानी अल-कायदा को, आतंकी संगठन को लेके आएगा और यमन के हुथीस से लड़वाएगा। साथ ही जो अमेरिकी समर्थक आतंकी संगठन हैं जैसे STC, साउथर्न ट्रांजिशनल काउंसिल एक संगठन है, ये अमेरिका का सपोर्ट करता है, तो अल-कायदा, STC और दूसरे ऐसे ही आतंकी संगठनों को इकट्ठा करेगा यूएई और उनकी पूरी फौज बनाकर यमन के हुथीस के सामने खड़ा करेगा।
तो यमन के बारे में 2 शब्द कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इंतज़ार कीजिए हमारी अगली अपडेट का, जो 1-1.5 घंटे के बाद आपके सामने फिर से तमाम ताज़ा जानकारी इकट्ठा करके लेके आऊँगा। इससे पहले जो रिपोर्ट अपलोड की जा चुकी हैं उन रिपोर्ट को ज़रूर देखिए। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि रज़ाग्राफी लगातार अपनी टीम के साथ आपके लिए काम करता रहे। चाहे हमारी वीडियोस को ये उड़ाते रहें, हमें कोई टेंशन नहीं होगी, हम आपके लिए काम करते रहेंगे। जय हिंद।